गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से पढ़िए, 2021 आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ होगा और ईमानदारी से पढ़िए। सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको मिलने वाले हैं 2021 में। 2020 में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको 2021 में करना है। पढ़ाई आपकी 2020 में पूरे साल भर कह सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है, लेकिन अब निश्चित रूप से इतना ज़्यादा अन्याय आपके साथ ईश्वर नहीं करेगा और आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेगा। लेकिन सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। भाग भरोसे जो बैठेगा चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। तो 2021 में आप मेहनत के लिए तैयार रहिए और बड़ी से बड़ी नौकरी आपको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, माता पिता का और हमारा नाम रोशन करें आप लोग 2021 में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे और ये वनडे का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है कि आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। IAS PCS का तो एग्ज़ाम है नहीं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना है। यहाँ तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शन रहते हैं। अगर आपने टिक किया हुआ है तो उसमें मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो जो पेपर दे के आता है उसको पेपर देने के बाद पता चल जाता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सिलेक्शन का रिजल्ट भले इस बार एग्ज़ाम का रिजल्ट ना 2020 में डिक्लेयर हो, केवल एग्ज़ाम होगा मैक्सिमम का, लेकिन फिर भी आपको ये एहसास हो जाएगा कि 2021 में आपकी मेहनत रंग ला रही है। भले उसका रिजल्ट 2022 में आए, ज्वाइनिंग 2023 में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नौकरी आपको मिलने वाली है 2021 में। आप जिस चीज़ के लिए लगे हैं ईमानदारी से लगे रहिए। चलिए शीट निकाल लीजिएगा। शीट आ रही है, आ जाएगी ना आज? धोखा तो नहीं होगा बच्चों के साथ? ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन लगाइएगा। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम कराए जा रहे हैं आज। आयु संबंधी जो वर्ड प्रॉब्लम है शायद समाप्त हो जाए। 31 के बाद हो गया था आपका 32 नंबर का क्वेश्चन 32। 31 नहीं हुआ था, हाँ 30 देखिए। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। वर्तमान आयु क्या है इसमें देखिएगा। 25 वर्ष अगर हमारा पिछले वर्ष आयु हो तो वर्तमान में हम 26 साल के होंगे, अगर अगले वर्ष 27 साल के होंगे। तो निश्चित रूप से मेरी वर्तमान आयु जो 26 वर्ष है वही आंसर क्या होगा, सही होगा। वर्तमान आयु 26 वर्ष। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर में आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। 25 वर्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 25 वर्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और वर्तमान में आयु अगर मेरी 26 वर्ष है तो एक साल बाद आयु क्या होगी, 27, जो कि एक पूर्ण घन संख्या होगी। पूर्ण वर्ग की इंग्लिश होती है परफेक्ट स्क्वायर। जानते हैं कैसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी, जिनको समथिंग स्क्वायर पैटर्न पे लिखा जा सके। जैसे 25 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है और 27 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर किसको कहते हैं, जिसको समथिंग के क्यूब पैटर्न पे लिखा जा सके। तो आपकी 27 क्या हो जाएगी बताइए, पूर्ण घन संख्या। यही तो बोला गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और अगले वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो वर्तमान आयु क्या होगी, 26 वर्ष। 26 वर्ष लेंगे तो पिछले वर्ष आपकी आयु 25 वर्ष होगी, सही है। और अगले वर्ष आयु क्या होगी, 27 वर्ष। 25 भी आपका पूर्ण, 25 भी क्या है आपका पूर्ण वर्ग है, 27 भी आपका पूर्ण घन है। यही आपका आंसर होगा। हाँ, ये आपके बहुत सारे बच्चे जो YouTube पे लाइव हैं, आप सभी लोगों को भी भाई 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिम्मेदारी और ईमानदारी और मजबूत हो आपकी 2021 में। ईमानदारी से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना एक बहुत छोटी सी बात है। यूट्यूब वाले, लीवोलन वाले, तेलियरगंज वाले बच्चे भी, उनका भी नाम नहीं लिया मैंने,
तेलियरगंज वाले बच्चे भी और आप सभी लोग, सब लोगों को जिम्मेदारी के साथ लगना है और YouTube पे आएंगे आजकल में 2021 आपको कैसे इसमें रहना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इन सब पे चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी। तो अभी CGL के लिए भी हमने कोई डिस्कशन नहीं रखा है, उसके लिए भी हम आएंगे। अगर आज खाली होते तो आ जाते, लेकिन आज भी थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी। कल तो हमारे ख्याल से सैटरडे है, सैटरडे या संडे में अवश्य आकर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। क्लास का आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आए तो पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर उसके बाद डिस्कशन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या? हाँ, आपको भी। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। तो आप सभी लोगों को, तेलियरगंज वाले बच्चों को भाई मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे काफी कम आए हैं, नारंगी कलर में, ऑरेंज कलर में। रामपाल सिंह नाम बताया आपने? गुड। ईमानदारी और मेहनत से पढ़िए। बगल में भी एक बच्चा खड़ा है आपके, बात कराइए। अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा ये बच्चा नहीं था, ये कौन है? राजू एक्सपर्ट। तो हाँ, तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी भाई आपको भी। ऐसे ही अच्छा मैं आभार प्रकट करता हूँ राजू एक्सपर्ट का, जो इतना मजबूती से मुझे विश कर रहे हैं। और जिम्मेदारी से आप भी काम करते रहिए और अपने भविष्य निर्माण के बारे में भी राजू एक्सपर्ट सोचिए। 2021 में कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा। चलिए आइए देखिए। तो बच्चों, मैं 31 पे आना चाहूंगा। एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। यदि वर्ष x² ईस्वी में उसकी उम्र x-4 थी, तो x का मान क्या होगा? x² ईस्वी में हुआ है ना? नहीं, जन्म तो 1896 में हुआ है। जन्म 1896 में हुआ है। यदि वर्ष x² में उसकी उम्र x-4 थी, तो ये जो x² वाला वर्ष होगा 1896 के बाद होगा। 1896 के बाद कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 1936। किसका स्क्वायर है? 44 का। क्लियर है? इसके बाद की जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 1936, जो कि क्या है? 44 का स्क्वायर है। सही है? तो 44 का स्क्वायर यानी कि इसको क्या बोलेंगे? x का स्क्वायर। क्लियर है? तो x का मान क्या होगा? 44। तो 44 में से आप 4 घटा देंगे, x-4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 वर्ष। ध्यान से देखिए, उसकी उम्र x-4 थी। ध्यान से देखिएगा, x-4 थी। तो 1936 यानी कि 44 का स्क्वायर हो गया। 1936 में उसकी आयु क्या होगी? x-4 होगी। 1936 में उसकी आयु क्या होगी? x-4। और x की वैल्यू क्या आएगी? 44। तो 44 - 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 40 ईयर, 40 वर्ष। ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता चल रही है? ये सारी जानकारी आपको जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाया जाएगा तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, आगे का टॉपिक ही आपका होगा। तो क्लियर हो गया सारे बच्चों को? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। सही है? अब आइए, 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32। नरेश की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन में तो कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है बच्चों? किसी को x लेना है ना? किसी को x लेना, नहीं तो कोई ऑप्शन सही होगा ही नहीं। तो एक बार हमको पढ़ के क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। नरेश की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी है, तो भाई की आयु x लेना पड़ेगा ना, 2 गुनी से 4 वर्ष कम है। तो यहां भाई की आयु क्या होगी? x वर्ष होगी। सही है? तभी तो भाई की आयु का दुगना यानी कि 2x से
4 कम होगा, तो यहां क्वेश्चन में करेक्शन है। ये 31 नंबर का सवाल था। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में करेक्शन है। करेक्शन है, आज डिलीट मत करिएगा, कुछ देर छोड़ दीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में करेक्शन है। भाई की आयु क्या होगी? x वर्ष। भाई की आयु हो गई x वर्ष। यस, ये भी बच्ची सही कह रही है। वो एज्यूम किया जा सकता है, अगर करेक्शन ना भी बोले तो एज्यूम कर सकते हैं कि वो मान लिया भाई की आयु क्या हो गई? x वर्ष हो गई, ठीक है। लेकिन ज्यादा शुद्धता के लिए भाई की आयु x देना चाहिए। ज्यादा शुद्धता के लिए भाई की आयु क्या हो? x देना चाहिए। क्या नहीं, इसमें ये पूछा तो इक्वेशन है, लेकिन बच्चों आयु ज्ञात करने के लिए सही है, ये भी कह सकते हैं। वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर किसी को x देगा तब रिलेशन बनाया जा सकता है। मेंशन कर देगा तो अच्छा रहेगा। आया समझ में? ज्यादा शुद्ध हो जाएगी भाषा कि आपके भाई की आयु यहां पर क्या है? x वर्ष है, तो उसकी आयु क्या होगी? 2x माइनस 4 वर्ष। ये नरेश की आयु हो गई। ये भी ना ध्यान दे तो ये अपने मन से मानेंगे, ये चीज अपने मन से मानेंगे, फिर अपना आंसर देंगे, ठीक है। ये अपने मन से मान लेंगे, फिर आंसर दे देंगे। आंसर तो देना हमको 2x माइनस 4 ही पड़ेगा। आइए देखिए 33। रवि का भाई, बहुत सारी चीजें होती है ना, जो चीज हम मान रहे हैं, अगर हम मान लें कि मान लिया उसके भाई की आयु x/2 वर्ष है, x/2 वर्ष है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर तो x माइनस 4 आंसर आ जाएगा। मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, समझिए बात को। इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा सा एग्जैक्टली दे देगा तो सही रहेगा, लेकिन एग्जाम में दिया नहीं था। आया समझ में? मानने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। x-2 मान लिया तो उससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x-4 हो जाएगा। अगर हम भाई की आयु 2x मान लें, 2x नहीं, 2x पर नहीं होगा, माना जा सकता है। मानने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहां लिख देता तो ज्यादा अच्छा होता। समझ रही बात तो आप हमारे? ठीक है, आइए 33 नंबर का क्वेश्चन है। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। हर एक बच्चा देखे, जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी तब उसका जन्म हुआ था। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी, ये फुल स्टॉप हटा दीजिए, पूर्ण विराम नहीं है यहां पर। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय आयु क्रमशः कितनी थी? ये देखिए, ये कहा जाए तो एग्जैक्टली मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? रीजनिंग का। ऐसे सवाल आपको अच्छे लेवल का पेपर हो रहा है तो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका यूपीएससी का सीसैट का पेपर हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपका मान लिया बैंक का कोई एग्जाम हो रहा है या कोई एग्जाम हो रहा है, तो रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, केवल अपना कॉमन सेंस लगाना है और आप अपने प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। आंकड़े नोट करना है अपने आंखों के सामने, फिर आप को रिलेट करके आंसर देने। हम चाहेंगे, शीट आ गई है, चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग
क्वेश्चन तो लगाएं, शीट बंटवाइए, पहले शीट बंटवा दीजिए। शीट बंटवा दीजिएगा, क्वेश्चन लगाइए, शीट बट भी रही है। तेलियरगंज में शीट गई है कि नहीं? नहीं गई होगी। पहुंची है तेलियरगंज में शीट? गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, अनिकेत तिवारी कह रहे हैं रात में बगल वालों ने रात भर गाने बजाए, सो नहीं पाए तो क्लास भी नहीं आ पाए, और लाइव था तो और नहीं आए। अब आशा करता हूं कि कल शीट मिल जाएगी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए कि कल आप लोगों को शीट मिलेगी। अनिकेत तिवारी 32 और 23 लाइफ इज द रेस ने आंसर करा है। अनन्या मौर्य, शीट के लिए परेशान ना हो, कल शीट मिलेगी आप लोगों को। शीट के लिए कोई परेशान ना हो, शीट मिलेगी। बस आप लोग जो बैठे हुए दोबारा मत लीजिएगा कल, नहीं तो शीट कम पड़ जाएगी। मैंने क्लास की काउंटिंग कराई थी कितने बच्चे हैं, तो शीट उससे ज्यादा नहीं मंगवाई जाएगी। इस समय समझ ही रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही देना। बांट दीजिए शीट एकदम। चंदन मौर्य, परेशान मत होइए, शीट कल मिलनी है आप लोगों को। पहले क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, शीट के पीछे क्यों परेशान है? क्वेश्चन आपके सामने, शीट मैं दूंगा, मैंने बोला कि कल शीट मिलेगी आपको। ठीक है, परेशान कोई नहीं होगा। कल ही बटेगी, आज बट गई, एक दिन कल और बटेगी। आपने करा इस क्वेश्चन को? दिमाग तो लगाइए। पहले सबका नाम लिखिए, कॉपी पे सबका नाम लाइन से लिखिए, फिर रिलेट करना शुरू करिए। बच्चों ने आंसर करा भी है, सबने आंसर किया भी है। चलिए आइए, कर रहा हूं मैं क्वेश्चन 33। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, तो लिखिए यहां पर रवि। फिर उसका भाई, उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था, तो पिता यानी कि फादर, उसकी बहन का जन्म हुआ था यानी कि सिस्टर, और माता की आयु 26 वर्ष थी, माता यानी कि मदर। ठीक, सब परिवार के ही सदस्य हैं, सब रिश्तेदार हैं। ठीक है, सब परिवार के ही सदस्य हैं, ध्यान से देखिएगा। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। मान लिया रवि को अगर हम 0 वर्ष का मानेंगे तो उसका भाई उस समय 3 वर्ष का होगा। श्योर है? अगर इसको मान लिया इसका जन्म हुआ है, मान लिया इसका जन्म हुआ है, तो ये 3 वर्ष का होगा। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। पिता 28 वर्ष के थे जब बहन का जन्म हुआ था, यानी कि बहन जन्म हुआ यानी कि 0 वर्ष की है। देखिएगा ये रिलेशन है, हर एक बच्चा देखे। और ये रिलेशन है रवि और रवि के भाई में। अब आगे बोला है, जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी तब उसका जन्म हुआ था। तब यानी कि किसकी बात कर रहा है? रवि की बात कर रहा है। तब यानी कि रवि की बात कर रहा है। तो रवि और माता में रिलेट करिए, तो माता 26 साल की होंगी जब रवि का जन्म हुआ, यानी कि रवि उस समय 0 वर्ष का है। रवि आपका 0 वर्ष का है, यहां पर क्लियर है? जैसे बोल रहा है वैसे कंडीशन रखी जा रही है। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो फुल स्टॉप जो बीच में आ गया उसको हटा दीजिए, एरर है वहां पर। यदि उसके बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो रवि के पिता माता की उसके भाई के जन्म के समय की आयु कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा, बहन की आयु 4 वर्ष जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो भाई 0 वर्ष का है, तो ये कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। ये इतने सारे रिलेशन क्वेश्चन में दिए गए हैं। सवाल और बड़ा भी बनाया जा सकता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करती है। खैर ये तो रीजनिंग, छोटा सा सवाल है रीजनिंग का, लेकिन यूपीएससी की मैथ्स वगैरह देखेंगे सीसैट में, एक लगेगा कि अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक पूरा क्लियर नहीं है, तो वो कर नहीं पाएगा क्वेश्चन।
आप सीसेट के क्वेश्चन उसके देखेंगे तो आपको जानकारी होगी। बहुत कई सारे क्वेश्चन दे भी रखे हैं मैंने, टेस्ट पेपर में भी सीसेट के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के देके करवा दूंगा। चलिए आइए देखिए, अब पूछा गया है कि बताइए उसके भाई का जन्म हुआ था तो रवि के नहीं, हाँ ठीक, रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय की आयु। भाई के जन्म के समय की आयु यानी कि भाई जब 0 वर्ष का है, ध्यान से देखिएगा, भाई जब 0 वर्ष का होगा तो माता कितने वर्ष की और पिता कितने वर्ष के होंगे ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, भाई जब 0 वर्ष का होगा, जब इसका जन्म होगा तो बहन होगी 4 वर्ष की। ध्यान दीजिएगा, बहन होगी 4 वर्ष की। और पिता 28 वर्ष का है जब बहन का जन्म हुआ है, तो जब बहन 4 साल की होगी तो पिता 32 साल का होगा, तब रवि का भाई का जन्म हुआ होगा, तब रवि के भाई का जन्म हुआ होगा। तो रवि का भाई कितने वर्ष का? 0 वर्ष का। तो पिता कितने वर्ष के? 32 वर्ष के। रवि के भाई का जब जन्म हुआ तभी तो 0 वर्ष उठा रहे हैं उसकी आयु, तब पिता कितने वर्ष के? 32 वर्ष के। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, रवि का भाई उससे 3 साल बड़ा है। मैंने बोल दिया कि रवि अगर 0 वर्ष का है, मान लिया रवि का अगर जन्म हुआ है तो भाई उसका 3 साल का होगा। फिर उसके बाद बोला गया है जब उसकी बहन का जन्म हुआ है, हाँ, उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ है। पिता 28 वर्ष का तो बहन का जन्म हुआ यानी कि बहन 0 वर्ष की। तो अगर मैं पूछूं बहन अगर 1 साल की हुई तो पिता 29 वर्ष, बहन अगर 2 साल की हुई तो पिता 30 वर्ष, बहन अगर 3 साल की हुई तो पिता 31 वर्ष, बहन अगर 4 साल की हो गई 32 वर्ष, बहन 5 साल की हुई तो पिता 33 वर्ष। सही है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद बोला गया है उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी तब उसका जन्म हुआ था। तब मतलब रवि की बात कर रहा है, तब मतलब रवि की, सारी बातें रवि के लिए हो रही हैं। तो माता की आयु रवि के जन्म के समय, मतलब रवि अगर 0 वर्ष का है तो माता की आयु क्या होगी? 26 वर्ष होगी। 26 वर्ष, जब रवि 0 वर्ष का है तो माता की आयु क्या होगी? 26 वर्ष होगी। ठीक है, यही दिया है ना? ठीक है, एग्जैक्टली यही कंडीशन लिखी गई है। अब बोला गया है यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। जब उसके भाई का जन्म हुआ था तो बहन की आयु क्या थी? 4 वर्ष। तो बहन तो जब 4 वर्ष का करेंगे तो भाई कितने वर्ष का होगा? 0 वर्ष का होगा। तो पूछा गया है तो रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय की आयु क्रमशः कितनी है? बट गया सबको, काउंट करके रख लीजिए। और कोई बच्चा जिसको नहीं मिला है? शीट सभी बच्चों को मिल गई? सबको मिली है, इन बच्चियों को नहीं मिली है। सुनिए ध्यान से, तो हमसे पूछा है रवि के भाई के जन्म के समय पिता और माता की आयु। पहले पिता की आयु निकाल ले, जिसका मन करे उसका निकालिए, चाहे माता भी निकाल सकते हैं। हम पहले पिता निकाल रहे हैं। देखिए, रवि का भाई जब जन्म लिया है यानी कि 0 वर्ष का है तो बहन 4 वर्ष की है, और पिता 28 वर्ष का है। कब? जब बहन 0 वर्ष की है। तो जब बहन 4 वर्ष की होगी तो पिता 32 वर्ष का हो जाएगा। तो रवि के भाई के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी? 32 वर्ष होगी। सही है, तो लिख लीजिएगा। जब रवि के भाई का जन्म हुआ है जब रवि के भाई का जन्म हुआ है तब उसकी बहन 4 वर्ष की है। तब उसकी बहन 4 वर्ष की है। तब उसकी बहन 4 वर्ष की है। और जब बहन 4 वर्ष की होगी, और जब बहन 4 वर्ष की होगी तब उसके पिता 32 वर्ष के होंगे। श्योर है ना बच्चों? एक बार फिर बताऊं क्या 32 वर्ष कैसे? क्लियर हो गया? 32 वर्ष के होंगे। अतः रवि के भाई के जन्म के समय पिता की आयु 32 वर्ष थी।
अतः रवि के भाई के जन्म के समय, अतः रवि के भाई के जन्म के समय पिता की आयु 32 वर्ष थी। 32 वर्ष थी। क्लियर हो गया? बच्चे टेलीग्राम पर, सॉरी यूट्यूब पे बहुत परेशान है शीट को लेकर। एकदम चिंता ना करिए, कल आइए शीट मिलेगी आपको। कोई भी परेशान ना हो जो यूट्यूब पर है, कल आइए शीट मिलेगी आप सभी बच्चों को। आइए अब हम लोग माता की आयु निकालते हैं। माता की आयु ही तो पूछा है, ध्यान दीजिएगा। माता की आयु 26 वर्ष है जब रवि का जन्म हुआ है, और जब रवि का जन्म हुआ है तो भाई 3 साल का है। तो जब भाई 0 वर्ष का होगा, यानी कि जब उसका जन्म होगा, ध्यान से देखिए, जब भाई 0 वर्ष का होगा तो निश्चित रूप से माता की आयु भी 23 वर्ष हो जाएगी। समझ में आया? जब रवि 0 वर्ष का है तो माता की आयु 26 वर्ष है। माता की आयु क्या है? 26 वर्ष। और उसका भाई 3 साल का है, यानी कि ये कह सकते हैं जब रवि का भाई 3 साल का है तो माता की आयु 26 वर्ष है। ये बोला जा सकता है, जब रवि का भाई 3 साल का है तो माता की आयु 26 वर्ष। देखिए कनेक्ट हुआ कि नहीं? 3 0 से कनेक्ट हुआ और 0 26 से कनेक्ट हुआ। कनेक्शन है, साफ साफ है, दिखाई दे रहा है। तो जब रवि का भाई 3 साल का है तो माता की आयु 26 वर्ष है। तो जब रवि के भाई का जन्म होगा, यानी कि जब वो 0 वर्ष का होगा, कितने वर्ष का? 0 वर्ष का, तो माता की आयु क्या आ जाएगी? 23 वर्ष। जब इसको 0 वर्ष करेंगे तो ये 23 वर्ष हो जाएगा। ये आपने फाइंड करा है, ये आपने फाइंड किया है 23 वर्ष। कोई डाउट हो तो बताइए। जब ये 0 वर्ष का है तो पिता कितने साल के बताइए? 32 वर्ष। लिख लीजिए इसमें भी। जब रवि के भाई की आयु 3 वर्ष है, जब रवि के भाई की आयु 3 वर्ष है, जब रवि के भाई की आयु 3 वर्ष है तो माता की आयु 26 वर्ष है। माता की आयु 26 वर्ष है। अतः जब रवि के भाई का जन्म होगा, अतः जब रवि के भाई का जन्म हुआ होगा, रवि के भाई का जन्म हुआ होगा, तब माता की आयु 23 वर्ष रही होगी। 3 साल कम होगा ना इसमें भी, 23 वर्ष रही होगी। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन था बच्चों। कहिए तो मैं दोबारा समझा दूं, कोई दम था नहीं, बस आपको ध्यान देना है और रिलेट करना है और कुछ नहीं। ऐसे सवालों से आपको आगे फेस टू फेस होना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। एक पिता, सुनिएगा ध्यान से, एक पिता, एक माता, एक बेटा सोनू और बेटियों सविता और सोनिया, कुल कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए ना। तो 5 सदस्यों की आयु का योगफल जो है वो 96 वर्ष है। सोनू परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। जिस वर्ष सोनू का जन्म हुआ तब परिवार के सभी सदस्यों की आयु का योगफल 66 वर्ष था। यदि अब पिता की आयु सोनू की वर्तमान आयु का 6 गुना है तो अब से 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे। वर्तमान में इन 5 सदस्यों की आयु का योग क्या है? 96 वर्ष है। अगर हम सोनू के जन्म के समय की बात करेंगे तो क्या होगा? यहां पर सोनू आज जितने भी साल का होगा उतना उसको पीछे ले जाएंगे, तब तो सोनू 0 वर्ष का होगा और सोनू के जन्म के समय की बात होगी। पीछे भी ऐसा कर चुके हैं। अच्छा नहीं, पीछे नहीं, एवरेज में किया है आपने, एवरेज में ये चीज कराया मैंने। परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, जन्म के समय की बात होगी तो क्या होगा? उतना वर्ष उसमें कम कर देंगे। सही है। जैसे कोई परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, उसमें छोटा सदस्य 5 साल का है। छोटा सदस्य क्या है? 5 साल का है। वर्तमान में वो 5 साल का है।
तो छोटे सदस्य के जन्म के समय की आयु अगर निकालनी है तो छोटे सदस्य के जन्म के समय की बात करेंगे तो 5 सदस्य अगर परिवार में है तो जन्म के समय केवल कितने सदस्य रहेंगे? 4 सदस्य। जन्म हुआ नहीं है ना, समझिए इस चीज को। सदस्य कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो उनकी आयु कैसे निकलेगी? सबको 5-5 साल क्या करना पड़ेगा? पांचों को, 5 सदस्य हैं तो पांचों को 5-5 साल पीछे करना पड़ेगा। पांचों को 5-5 साल पीछे करना पड़ेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट हो तो बताइएगा। आ रहा है समझ में? उसी प्रकार से यहां भी यही काम होगा। सोनू के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों की आयु कैसे निकलेगी? वर्तमान आयु में से सबको क्या करना पड़ेगा? सोनू अगर 100 वर्ष का मान लिया जाए तो सबको 100 वर्ष पीछे करना पड़ेगा। फिर से उदाहरण सुनिए। अगर परिवार में 3 सदस्य हैं, उनकी कुल आयु है 50 वर्ष। कुल आयु कितनी है? 50 वर्ष। इसमें एक सबसे छोटा सदस्य है, वो 2 वर्ष का है। तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों की कुल आयु क्या होगी? बताइएगा। कितना माइनस होगा? बताइए। 3 दूना 6 वर्ष माइनस होगा। सबको 2 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पास्ट में ही तो बच्चे का जन्म हुआ है सबसे छोटे सदस्य का, तो उतना आयु उसकी पीछे करनी पड़ेगी। तो सबकी आयु उतनी पीछे होगी ना, सबको 2 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। बच्चे के जन्म के समय की बात कर रहे हैं तो बच्चे का जन्म मान लिया 2 साल पहले हुआ है, तो 2 साल पहले सबको ले जाना पड़ेगा ना। जितने भी सदस्य हैं सबको 2 साल पहले ले जाएंगे। क्या हो गया? क्लास चल रही है ना? तो इसलिए कितना माइनस होगा 50 में से? 3 दूना 6 वर्ष माइनस होगा। तो कितना आएगा? 44 वर्ष। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सही है ना बच्चों? ये वही चीज यहां भी है। मान लिया सोनू की आयु क्या होगी? वर्तमान आयु x वर्ष। इसका मतलब x वर्ष पहले सोनू का जन्म हुआ है। तो सोनू के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों की कुल आयु क्या होगी? 96 माइनस 5x। 96 माइनस 5x, सबको x वर्ष पीछे करेंगे। 5 सदस्य हो रहे हैं तो 5x माइनस होगा। तो सोनू के जन्म के समय सदस्य कितने रह जाएंगे? 5 की 4 रह जाएंगे। 5 नहीं, जन्म के समय की बात बोला, जन्म हुआ नहीं है, इस बात को नोटिस करिएगा। तो आइए चलिए लिखते हैं। सोनू के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों, कितने सदस्य होंगे बच्चों? अब 4 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगा? बताइएगा। सीधे 96 में से कितना माइनस होगा? कितना माइनस करेंगे? 5x। 96 में से कितना माइनस होगा? 5x। और यही 96 माइनस 5x बराबर किसके? बताइए। 66 के। तो x बराबर 6 आ रहा है। x बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। मान लीजिएगा, यहां माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसमें किसी को डाउट हो, किसी बच्चे को तो बताए मुझे। भाई वर्तमान में आयु का योग 96 वर्ष है और सोनू के जन्म के समय 66 वर्ष था। तो सोनू के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों की कुल आयु क्या होगी? सोनू अगर आज वर्तमान में x वर्ष का है तो सबको x वर्ष पीछे ले जाना पड़ेगा, तभी सोनू के जन्म के समय की आयु आएगी। तो 96 में से 5x माइनस हो जाएगा और यही बराबर किसके होगा? 66 के। सही है? आ रहा है पीछे तक बच्चे? आप लोग बताइएगा। क्लियर है? तो x बराबर क्या? 6। x बराबर आपका 6 आ गया। अब क्या पूछा है? ये तो हमारा उत्तर नहीं है। क्या पूछा है? सोनू की वर्तमान आयु का 6 गुना है किसकी आयु? पिता की आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 6 गुणे 6, 36 वर्ष। तो पूछा है 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? यही है ना? तो लिखिएगा 12 वर्ष
बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु होगी 6 गुणे 6, वर्तमान आयु क्या हो गई? 6 गुणे 6, 12 साल बाद आयु क्या होगी? प्लस 12 कर देंगे, कितना? 48, 48 वर्ष। क्लियर हो गया बच्चों? आइए अब इसके बाद अगला टाइप आपका शुरू हो रहा, संख्या संबंधी प्रश्न। ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम ही है। पहले नंबर सिस्टम में इसलिए इसको कराया जा रहा है कि सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़े मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर। टाइप 2 है। इसमें पहले मैं आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में बताऊंगा, क्रमागत सम संख्याओं के और क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब भी क्रमागत संख्या की बात आती है तो क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 1 का। जैसे हो गया 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो ये कैसी संख्याएं हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई, क्रम से आने वाली संख्याएं हो गई। या 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये सब कैसी संख्याएं हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई। तो कभी भी आपको क्रमागत संख्या मानना हो, 3 क्रमागत संख्या या 4 क्रमागत संख्या, तो आप कैसे मानेंगे? कॉन्सेक्यूटिव। सॉरी बच्चों, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत पहले ही लिख दिया क्या? क्रमागत संख्याएं। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक। तो बच्चों, क्रमागत संख्याओं में या क्रमागत आप प्राकृतिक संख्या बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो अंतर होगा वो कितने का होगा बताइएगा? कितने का? 1 का। एक एक बढ़ाते हुए संख्या आपकी आगे बढ़ेगी। तो जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये स्टार्टिंग से प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हो गई। लेकिन कहीं 91 है, कहीं 92, 93, 94, 95, ये सभी कैसी संख्याएं होंगी? क्रमागत आपकी संख्याएं होंगी। तो अगर आपको कहीं क्रमागत संख्याएं मानना हो, कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको मानना हो, एज्यूम करना हो, तो कैसे मानेंगे? अगर पहली क्रमागत संख्या आपकी x है तो दूसरी 1 बढ़ाकर होगी, x प्लस 1 होगी, फिर x प्लस 2 होगी, फिर x प्लस 3 होगी, फिर x प्लस 4 होगी, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे आगे चलेगा। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? लेकिन जनरली कहीं कहीं 3 आपको क्रमागत संख्याएं माननी होती हैं। तो 3 के लिए आप कैसे मानते हैं? स्पेशली 3 के लिए, 3 के लिए मानना होता है तो क्या माना जाता है? x माइनस 1, x और x प्लस 1। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करता है। खैर, मानने के लिए आप ये भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं। आ रहा है समझ में? जैसे चाहे वैसे माने आप, चाहे ऐसे माने चाहे ऐसे माने, बस अंतर उसमें कितने का होना चाहिए? 1 का। समझ रहे हैं? 91 के बाद 92, 92 के बाद 93, 93 के बाद 94। अंतर कितने का होना चाहिए? 1 का। या उल्टा करके माने, x प्लस 4 ले लिया, सॉरी, जैसे x माइनस 1 ले लिया, x माइनस 2 ले लिया, x माइनस 3 ले लिया, x माइनस 4 ले लिया, तो इसमें भी तो अंतर एक ही का है। आप x और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ना लेकर अगर बोल दे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी संख्याओं को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ध्यान से देखिएगा, 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। अगर मानना हो कभी तो इस तरीके से मान लीजिएगा, x माइनस 1, x प्लस 1। ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी कोई योग का क्वेश्चन आ गया
कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग समथिंग है। तो जब इसको जोड़ते हैं ना तो +1 -1 वाली चीज अपने आप क्या हो जाती है, कैंसिल, केवल क्या दिखने लगता है 3x। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा सरल, सुगम, आसान बनाने के लिए इस तरह से माना जाता है, बाकी आप ऐसे मान सकते हैं। इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। आप जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होगा, तो जो भी संख्या आप एज्यूम करेंगे वो 1-1 बढ़ाते हुए मानी जाएगी। x, x+1, x+2, x+3, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप एज्यूम करेंगे। क्लियर हो गया, ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रमागत सम संख्याओं की। हाँ, क्रमागत है, ठीक है, तभी आप इसको क्रमागत बोलेंगे। सही है क्या? ये क्रमागत संख्या की मैंने बात बोली है अभी। अब मैं आ रहा हूं क्रमागत सम संख्या पे। ये क्रमागत संख्याओं में मैंने बोला डिफरेंस कितने का रहेगा, 1 का रहेगा, ये मैंने बोला है ना। ये नहीं बोला कि क्रमागत में डिफरेंस 1 का रहेगा, ऐसा नहीं बोला मैंने। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूं आपको, क्रमागत सम संख्या। ध्यान से देखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर। इसको कैसे अज्यूम करते हैं बच्चों? देखिए, सम संख्याएं किसको कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आऊंगा, संख्याओं का वर्गीकरण, तो उसमें संख्याओं से संबंधित जितने डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप 2 को पढ़ाने के दौरान ही मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी के बीच में। तो सुनिए ध्यान से, अगर सम संख्या की बात की जाए तो कैसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं भाई? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उनको सम संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उनको विषम संख्याएं कहते हैं। तो इवन नंबर जब आपको एज्यूम करना है तो आप कहीं से भी इवन नंबर क्रमागत वाला कॉन्जिक्यूटिव उठा के देख लीजिए। जैसे आपने उठा लिया 20, 22, 24, 26, ये सब क्रम से आने वाली सम संख्याएं होंगी। तो अंतर कितने का है इसमें? 2 का। तो जब आप इसको मानेंगे तो मानने के लिए कोई रटने का कोई फिगर नहीं है इसमें। अगर पहली सम संख्या आपने x मान लिया तो अगली वाली क्या होगी? 2 बढ़ाकर या 2 कम करके, जैसे करें आप, ठीक है। तो अगली वाली 2 बढ़ाकर x+2, फिर अगली वाली फिर 2 बढ़ाकर x+4, फिर x+6, ऐसे चलेगा, x+8, ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से आप संख्या मानेंगे। अगर पहला आपने x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप p भी मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको कुछ भी मान लें, x+2 भी मान सकते हैं पहली संख्या। तो दूसरी वाली क्या होगी? 2 बढ़ाकर x+4 हो जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटना है ही नहीं इसमें कि सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। तो अगर पहली सम संख्या कुछ भी मान लेंगे तो अब अगली वाली क्या होगी? 2 बढ़ाकर होगी। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मानेंगे कि ये हमारी पहली संख्या है तो अगली वाली 2 बढ़ाकर होगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, लापरवाही कोई नहीं करेगा। तो देखिए, अगर मैंने पहली सम संख्या x मान लिया तो दूसरी वाली क्रमागत सम संख्या क्या होगी? x+2 होगी, तीसरी वाली x+4 होगी, फिर x+6 होगी, ऐसे चलेगा। आ गया समझ में? हर एक बच्चा ध्यान देगा। कई लोग इसको ऐसे मानते हैं 2x, फिर 2x+2, फिर क्या मानते हैं 2x+4। क्या जरूरत है भाई? क्या आवश्यकता है? बच्चे कहते हैं सर किसी संख्या में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमेशा वो सम ही रहेगा। जब हमको मानना ही है तो हम खुद बोल दें कि ये सम है। अगर हम इसी को बोल दें कि ये सम है, x क्या है आपका? सम है। अगर हमें मानना है तो अगर हम इसी को बोल दें कि x हमारा सम है, तो जब ये हमारा सम है तो अगला वाला 2 बढ़ाकर वो भी तो क्रमागत सम संख्या होगी हमारी, x+2 फिर x+4। तो हमको इस तरह से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसे बचपन से रटे रहते हैं, 2x+2, 2x+, फिर आपका 2x+2, 2x+4, 2x+6, सम संख्याओं के लिए रटे रहते, लेकिन ऐसा रटने की कोई आवश्यकता नहीं। कितने लोग ऐसे माना करते थे सम संख्याओं को? कोई है? आप अब मत मानिएगा, अब ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली सम संख्या को अगर x बोल देंगे तो दूसरी सम संख्या क्या होगी आपकी? x+2 हो नहीं है, इसको रटने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? लेकिन हाँ, कभी नहीं आएगी ऑड, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। जब आप क्वेश्चन सम संख्या वाला कर रहे हैं और x को पहली सम संख्या बोल रहे हैं तो x बराबर भी तो सम ही संख्या आएगी। अगर ऑड आ गई तो वो गलत है क्वेश्चन, वो प्रश्न ही क्या है? गलत है। आंकड़े उसमें गलत भर के दिए गए हैं आपको। अगर x को आपने सम बोला है, आपके किसी भी मान लिया क्वेश्चन कोई भी दिया गया है सम संख्या वाला, तो x का मान हमेशा सम ही आएगा।
विषम नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। तो आइए बच्चों देखिए, अगर 3 सम संख्याएं माननी हो, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स आपको एज्यूम करना हो, तो 3 क्रमागत सम संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे? क्या होगा? x माइनस 2 x और x प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, ध्यान से देखिएगा, x और x प्लस 2 हो जाएगा। है कोई डाउट? क्या आ गया? सॉरी, सम संख्या x माइनस 2 x और x प्लस 2। क्या? नहीं नहीं, 2 से ही वो सेट होगा। आपको सम संख्याओं में अंतर कितने का दिखता है? 2 का। तो आप 4 नहीं रख सकते। आया समझ में? वो क्या रखेंगे? 2 ही रखेंगे, यही तो बात है यहां पर। ठीक है, अगर अंतर 2 का है तो 2 रखेंगे, अगर अंतर 1 का है तो 1 रखा जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं क्रमागत विषम संख्याओं की। क्रमागत विषम संख्या, कॉन्सेक्यूटिव, कौन सा नंबर? ऑड नंबर। सही है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें भी ऑड नंबर में भी डिफरेंस कितने का होता है? 2 का ही होता है। जैसे 1 है, 1 के बाद 3, 2 बढ़ाकर ही तो है, 3 के बाद 5, 2 बढ़ाकर है, 5 के बाद 7, ये भी 2 बढ़ाकर है, 2 बढ़ाकर के ही है। तो जैसे सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, वैसे ही विषम संख्याओं में भी अंतर क्या होता है? किसका होगा? 2 का ही होगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो जैसे आपने सम संख्या माना था, सेम टू सेम, उसी प्रकार से आप विषम संख्याओं को भी मानेंगे, क्योंकि इसमें भी अंतर कितने का है? 2 का है। ध्यान से देखिए, अगर पहली विषम संख्या आपकी x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। गलत है क्या यहां पर? 100% श्योर रहिए, इसको रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे सम माना गया था वैसे ही क्या माना जाएगा? विषम को भी माना जाएगा। जैसे आपने सम माना था वैसे ही विषम को माना जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? बता दीजिए। 2 का अंतर इसमें भी होता है, आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं। 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 2 बढ़ाकर है कि नहीं? तो अगर पहली सम संख्या, सॉरी विषम संख्या x है, तो अगली वाली क्या होगी? 2 बढ़ाकर x प्लस 2 हो जाएगी। फिर उसके अगली क्या होगी? फिर 2 बढ़ेगा, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा। अगर 3 लेना हो, 3 क्रमागत विषम संख्या लेना हो, विषम संख्या लेना हो तो क्या हो जाएगा बताइएगा? x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, ऐसा ही होगा। खड़े हो जाइएगा। ये सब इवन नंबर है, बच्चा कह रहा है, और यही डाउट कई लोगों के भी मन में होगा। अगर मैंने इसको ऑड बोल दिया, मैंने बोला था ना कि ये ऑड है, भाई ये वेरिएबल है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मान हो सकता है इसका। x यहां पर हमारा ऑड है, तो क्या ये इवन आ जाएगा? आप बोलिए, क्या ये इवन है? क्या x प्लस 2 इवन है? फिर नहीं है, ये भी क्या होगा? ऑड। अगर x का मान लिया क्या है? 15, तो 2 जोड़ेंगे तो ये 17, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये 19। हुआ ये इवन? नहीं हुआ ना? इवन हुआ? ऑड हुआ ना? इसका मतलब जो मानने का तरीका है वो क्या है? सही है। आपके दिमाग में ये होगा, इस पैटर्न में मान लें 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ऐसे मानने को आप कह रहे हैं कि ये सम संख्या, सम में विषम जोड़ देंगे तो वो विषम आ जाएगा। आप ये मानना चाहते हैं। आप बचपन में ऐसे ही मानते होंगे, ऐसे ही मान रहे होंगे, लेकिन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मान सकते हैं, ऐसे भी, ये भी मानने का तरीका है, माना जा सकता है, लेकिन मत मानिए। जब आपको पता है कि विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का है, तो पहली विषम संख्या अगर आपकी x हो गई, इसको बोल रहे हैं हम विषम, सम नहीं बोल रहे हैं।
तो 2 बढ़ाएंगे तो अगली विषम संख्या आएगी कि सम संख्या आएगी? विषम ही आएगी ना। तो ये भी क्या हुआ? विषम। फिर आगे 2 जोड़ेंगे तो फिर विषम, फिर विषम, ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याएं मिलती जाएंगी आपकी। आप कहेंगे सर फिर ये दोनों मानने का तरीका सेम हो गया। एग्जैक्टली सेम है, क्यों नहीं सेम होगा बताइए? सेम तो रहेगा ही। सम संख्याओं में भी अंतर 2 का और विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का। तो जैसे सम संख्याओं को मानते हैं वैसे ही विषम संख्याओं को मानेंगे। फर्क बस इतना है कि यहां पर x क्या है? सम संख्या है, और यहां पर x क्या है? आपकी विषम संख्या है। क्लियर हो गया? किसी और बच्चे के मन में कोई डाउट है क्या? बच्चे आप लोग बोले, डाउट है किसी के मन में? क्लियर है ना? ये चीज आ रहा है सबको समझ में? अब आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, छोटे छोटे सवालों पे। 35 नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा, 35 नंबर का क्वेश्चन। लाइफ इज द रेस, बहुत अंतर है इसमें। अंतर क्या है इवन ऑड में? क्यों नहीं अंतर है इवन ऑड में? इवन नंबर किसको बोलेंगे? जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड किसको बोलेंगे? जो 2 से डिविजिबल ना हो। हाँ, लेकिन मानने का तरीका दोनों का सेम है, क्योंकि अंतर 2 का ही होता है, सम संख्याओं में भी और विषम संख्याओं में भी। फर्क क्या था? अंतर क्या था वो मैंने बता दिया कि सम संख्याओं में x पहली संख्या सम मानी थी, और विषम संख्याओं में पहली संख्या क्या मानेंगे? विषम। तो अब 2-2 बढ़ाते जाएंगे तो विषम मिलता जाएगा, उधर सम संख्याओं में 2-2 बढ़ाते जाएंगे तो सम ही मिलता जाएगा। चलिए आइए, सॉरी बच्चों, 35 पे आइए। यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या, तो इसमें किस प्रकार से माना जाए? x - 1, x और x + 1 के रूप में भी मान ले। ये पहली संख्या हो गई, मान लिया? नहीं मानेंगे, चलिए x मान लेते हैं। दूसरी x + 1, तीसरी x + जोड़ेंगे तो आएगा 3x + 3 = किसके? 87 के। देन x बराबर 28 आ रहा है, सही है। x बराबर 28 आ गया, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 29। आप लोगों ने ऐसे माना होगा, x - 1, x और x + 1 ऐसे माना होगा। ऐड करेंगे तो ये 3x आ जाएगा और ये 87 के बराबर। तो x बराबर क्या? 29। डायरेक्ट आ गया यहां से, यही तो बीच वाली संख्या है 29, ऐसे डायरेक्ट आ गया। बस इतने का ही फर्क है, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। बताइए बच्चों, क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? क्या है? क्या आंसर अलग लग रहा है? खड़े हो जाइएगा। मानने का तरीका आपका अलग अलग है। यहां पर बीच वाली संख्या x + 1 है और यहां पर बीच वाली संख्या क्या है? x है। आंसर सेम है। देखिए, यहां x का मान 28 आया है, लेकिन बीच वाली संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? 29 आएगा। और यहां पर x ही बीच वाली संख्या है तो डायरेक्ट 29 आया है। आंसर कहां अलग है? आप बस इसको मिला रहे हैं कि यहां x 28 आया, x 29 आया, तो मानने का तरीका बदलेगा तो ये x की वैल्यू भी तो चेंज होगी। यहां बीच वाली संख्या x + 1 है, यहां पर बीच वाली संख्या x है। इसलिए मैंने कर दिया दोनों तरीके से कि आप डाउट में ना रहें। बताइए बच्चों, कैसा है? सही है? तेलियरगंज वालों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? लीवोलन वालों से बात कराइए हमारी। मास्क वगैरह सब लोग प्रॉपर पहन कर आए, ठीक है? आज से नए वर्ष से ये भी प्रतिज्ञा लेनी है कि मास्क पहन के आएंगे। कमेंट बहुत ज्यादा था। अच्छा ठीक है भाई लीवोलन वालों, आपके कमेंट मैंने फील किया है, पढ़ तो नहीं पाया मैं, लेकिन फील किया है मैंने कि सभी बच्चों ने कमेंट किया होगा, इसलिए कमेंट इतने ज्यादा आए हैं कि डिलीट हो गए अपने आप। ठीक है, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मेहनत से पढ़ाई करिए। हमारे बच्चे ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, पूरे इलाहाबाद में ईमानदारी से पढ़ते हैं।
वही ईमानदारी बनी रहेगी तो ईमानदार व्यक्ति बहुत आगे जाता है, आप भी बहुत आगे जाएंगे। एक चीज ये करिएगा, चलिए सब हम समझाने का बाद में समझाएंगे। 36 नहीं अभी चलिए देखिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 87 है तो इसमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो कौन सा पैटर्न माने, x प्लस 2x प्लस 4 वाला माने कि x माइनस 2x x प्लस 2 वाला माने? कौन सा? दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। चलिए हम नॉर्मल वाला ही मानते हैं, हम नॉर्मल वाला पैटर्न मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। आज तेलियरगंज में वर्कशॉप भी है, तो आप लोग वहां मिल सकते हैं मेरे से। आऊंगा मैं 12:30-1 बजे तक वहां पर। चलिए देखिएगा, 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या है। तो पहली संख्या हो गई आपकी, बोलिए क्या? x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। तो सबको अगर जोड़ा जाए तो 3x प्लस 6ri इज इक्वल टू 87, देन x इक्वल टू श्योर 27। तो बीच वाली संख्या पूछा है क्या? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यही है 27। या ऐसे भी माना जा सकता है x माइनस 2 x और x प्लस 2, ये भी मानने का तरीका है। तो जोड़ेंगे तो 3x बराबर क्या बताइए? 87 आएगा, देन x इक्वल टू 29। अब देखिए बीच वाली संख्या नहीं पूछा इसमें, सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? x माइनस 2। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 29 माइनस 2 कितना? 27। ये हो गया, सही है बच्चों? हो गया। आज अपने तेलियरगंज वाले बच्चों से मिलने के लिए मैंने वहां प्रोग्राम अपना सेट कर रखा है। 1 बजे पहुंचूंगा मैं वहां, तो आप लोग पहुंचे रहिएगा तेलियरगंज वाले। आगे देखिए क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? आइए आप लोग, क्या आप लोग तो डेली मिलते हैं यहाँ, ठीक है, आप लोग क्यों जाएंगे? चलिए देखिए 37 यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है तो इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक बच्चों कर पाएंगे? गुड। 38 नंबर का क्वेश्चन हम चाहेंगे कि ये सब क्वेश्चन अभी आप बैठ के यहीं क्लास में लगाएं। तेलियरगंज वाले भी, लीवोलन वाले भी, आप सभी लोग यहीं क्लास में बैठ के देखिए कितने क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है। आज कोई नया बच्चा तो नहीं है जिसका फर्स्ट डे है। आप लोग समझ में तो आ ही रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे का कुछ आयु संबंधी छूट गया है तो वो अलग से संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहां से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ नंबर सिस्टम से। ये फ्रेश न्यू बैच है, कंटिन्यू रखिए रेगुलर, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग का क्लास वर्क शुरू होता है। आप यहां बैठ के क्वेश्चन लगाइए। क्लास वर्क मैं इसलिए आजकल दे देता हूं कि गले को थोड़ा लंबा ब्रेक मिल जाए, जिससे कि गला थोड़ा प्रॉपर सही हो जाए। क्लास, सारी क्लास बाबू यूट्यूब पे है, और डिलीट भी मत करिएगा यूट्यूब की क्लास आज, ठीक है? आज और कल 2 दिन डिलीट मत करिएगा, सारी क्लास यूट्यूब पे है। चलिए तो बच्चों क्लास का आपका वर्क शुरू हो गया। आप लोग लगाइए क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग लगाएं, आप लोग तेजी से लगाइए बच्चों। लीवोलन वाले भी आप लोग भी लगाइए, और हमारे तेलियरगंज के बच्चे आप लोग भी जिम्मेदारी और ईमानदारी से लगाइए। अगली क्लास अलजेब्रा की है, आके कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? टेस्ट पेपर लाए हैं आप लोग? टेस्ट पेपर मिला है बच्चों को? क्लास में आ गया है ना, तो बांटना है बच्चों को, ठीक है? कोई भी आप ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई शीट मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा, सारी चीज क्लास में मिलेगी। रेस वाली शीट तो बांटा था, उस दिन खत्म हो गया होगा। मैं रेस की शीट है, संडे को बांटूंगा फिर रेस वाली शीट। संडे को चलेगी ना क्लास रेस की? रेस का 1 दिन का क्लास रह गया, कंप्लीट कराएंगे। यस, नहीं हो पाएगा बाबू, ठीक है, उसमें नहीं हो पाएगा। चलिए, यस, फिर से बोलिए। वो हम संडे को चलवा देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कवर हो जाएगा आयु संबंधी, ठीक है? परेशान नहीं हो, संडे को अभी तो नए बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा आयु संबंधी का। आप लोग क्वेश्चन करिए, मैं एक्सपर्ट भेज दे रहा हूं, वो खड़े रहेंगे। आ रहा है ना सब समझ में?
लगाइए क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया आपको कि आप एक बार थोड़ा सा